बदलता गया। 1996 में जब मैंने दुकान खोली तो वहाँ उस टाइम दुकान थी मेरी वीसीआर की, किराए पे मेरी वीसीआर लोगों को देता था। तो समय का अभाव, समय बदलता गया, समय के साथ लोगों को, मैं सभी को एक मैसेज भी देता हूँ साथ साथ में कि अगर आप समय के साथ बदल जाओगे तो जिंदगी में कुछ अचीवमेंट कर जाओगे किसी भी काम से। पर मैंने अपने काम के साथ देखा, वीसीआर का काम चलता था, किराए पे देते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे। उसके बाद वीसीआर के बाद में आ गया सीडी। 1998 में आया सीडी। तो सीडी में जब हम एक डिस्क लगाते थे तो लोग कहते थे अब सीडी चाहिए। तो सीडी का जमाना धीरे धीरे क्या हुआ, 2000 के आसपास आते आते सीडी की जगह पे आ गया थ्री चेंजर, जिसमें एक साथ में 3 डिस्क लगाते थे। लोग कहते थे कि अभी वो चाहिए। तो लोगों को डिमांड करना अपना काम था। तो 2002 के 3 के बाद में आसपास में आ गया डीवीडी प्लेयर, जिसके अंदर एक ही साथ में एक ही डिस्क लगाते थे, 4-5 फिल्म उसके अंदर चलती थी। तो ऊपर वाले का साथ चलता रहा, उसमें आया फिर डीवीडी भी जमाना चला गया। फिर आ गया जब पेन ड्राइव और एक छोटी सी चिप, क्योंकि जो हमारी इनकम होती थी वो सेट जो बड़े बड़े होते थे वो खराब होते थे, तो पैसा आता था अच्छा अच्छा। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि इतनी बड़ी चीज को छोड़। सॉरी, जिसके अंदर सर आप अनम्यूट हो गए। जी सर। हाँ, जी बीच में कॉलिंग आ रही है मैम, बीच से पूछने के लिए। कोई बात नहीं, मैंने उनको डिस्कनेक्ट करता रहूंगा। तो क्या हुआ कि हमारा जो इतना बड़ा काम होता था जिससे हम पैसा कमाते थे, लोगों से रिपेयरिंग करते थे, तो अब क्या हो गया जो सारा कुछ एक छोटी सी बिंदी में रख दिया लाके, तो हमारा सारा जीवन जो जिंदगी का कमाई का रास्ता था सारा बेकार होने लगा। तो कंपटीशन भी हुआ। तो अब उसके आगे क्या है कि हम सारी जिंदगी अगर एक ही काम करते रहते हैं कि आपके वीसीआर का काम सीखा फिर कमाना चालू कर दिया, अब की बार सीडी का बनाना सीख लिया तो फिर कमाना चालू कर दिया, फिर डीवीडी बनाना सीख लिया फिर कमाना चालू कर दिया। तो क्या है कि जिंदगी का बदलते 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 मैं तो थक चुका था। इतना मेरा दिमाग भर चुका था कि 2016 की जिंदगी में आते आते एक ही माइंड सेट होने लगा कि जब बच्चे मेरे छोटे थे मुझे पता ही नहीं लगा, और अब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे जब मेरे पढ़ाई लिखाई में ऊपर आने लगे, बीएससी में आने लगे, पढ़ाई अच्छी करने के लिए उनके पास पैसे की जरूरत पड़ी, और मैंने दुकान में देखा तो पैसा था ही नहीं और बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो हो गया था। तो मेरी बेटियां कहने लगी पापा मुझे बीएससी में एडमिशन कराना है, और मैंने बैंक बैलेंस देखा और देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मेरे पास पैसे तो है नहीं और बच्चों को पढ़ाना भी जरूरी है। मैडम ने बोला कि हमारी छोटी सी ना प्रॉपर्टी है शहर के अंदर, उसे बेच देते हैं, क्योंकि अब हमारे बच्चे अगर अब पढ़ने का मौका है, अगर ये इनको हमने इग्नोर कर दिया तो हमारे बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी और सब दुनिया में ये कहेंगे पता नहीं क्या करते थे लोग जो बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। तो इस वजह से हमने जब अपनी दुकान को बेचना की शुरुआत की तो आप सोच सकते हो कि हमारे पास कुछ था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इतने हम कंगाल थे कि इतने कंगाल थे। और आपको मैं बताऊं कि मेरी जो डिग्री है वो पढ़ाई के लिए ना बहुत बड़ी है। हर इंसान कहता है कि मैं पढ़ लिखने के बाद मेरी एमआरपी जो लगती है, मैं अगर 10वीं पास हूँ तो लोग कहते हैं मैं 10,000 कमा लूंगा, अगर मैं 12वीं पास हूँ तो लोग कहते हैं मैं 12 से 15,000 कमा लूंगा, कुछ लोग कहते हैं सर मैं प्रोफेशनल में बहुत बहुत ही अच्छा है मैं 30-40 हजार कमा लूंगा। तो इसलिए मैं उन लोगों को देख देख के भी डरता था कि यार मैं कैसे कितना पैसा कमा सकता हूँ, क्योंकि मेरी डिग्री तो 10+2-4 है। मैं इतना ही हाई फाई पढ़ा हुआ हूँ कि 10+2-4 मेरी डिग्री है। जब भी मैं किसी के पास जाऊंगा तो शायद मुझे कोई काम नहीं देगा, और मैं ये बात सोच सोच के इतना डिस्टर्ब होता था कि जिंदगी में शायद अब मेरे पास पैसे का कोई रास्ता ही नहीं है। तो घर में हमारे ना हस्बैंड वाइफ का कई बार हमारा ऐसे भी हो जाता था, जैसे कहते हैं झगड़ा वगड़ा, जैसे कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था दुकान के अलावा, क्योंकि मैं सीखते सिखाते अपनी लाइफ के ना 20 साल बिगाड़ चुका था। आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आज आप मेरी बात सुनने का मौका आप लोगों को मिल रहा है। और मेरी जिंदगी की बीती हुई कहानी है, मैं किसी की बनाई हुई बातों पे कभी बिलीव नहीं करता, क्योंकि मेरे गैल इतने बुरे दिन बीते हुए हैं तो मैं लोगों को कैसे बताऊं अच्छे दिन कैसे होते हैं। तो मैम यही मेरी मेहनत और मेरी दुकानदारी 20 साल मेरे वहाँ जिंदगी के एक एक दिन में काटता था। अगर मैं किसी को कोई प्रोडक्ट या कूलर पंखा अगर बेच भी देता था तो पूरे साल उसकी जिम्मेदारी मुझे ही भोगनी थी, क्योंकि जब मैं पैसे मांगने जाता तो लोग कहते कि कहीं भाग रहे हैं गांव से छोड़ के। तो ये जिंदगी बड़ी टफ थी कि मुझे पता है कि मैंने अपने 20 साल कैसे जिंदगी के गुजारे, मेरी लाइफ को कितनी मेहनत की थी। और मैं तो थैंक्स करता हूँ जो मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं, मेरी जो लाइफ पार्टनर है उसने मुझे पल पल इतना साथ दिया कि मैं तो कहूँ भगवान 7 जन्म क्या जब भी जन्म मुझे मिले मेरी पार्टनर मुझे ही मिले, किसी और को ना मिले, क्योंकि उन्होंने इतने बुरे दिनों में मेरा साथ दिया कि जब मेरे पास पैसा ही नहीं था तो मैं जिंदगी कैसे गुजार रहा था मुझे ही पता है। अगर हम कभी शहर में आते थे तो मैम कहती थी कपड़े लेके आने हैं,
घर से हम मन बना के आते थे कि हमें आज ये लेके आना है। पर होता क्या था कि घर से वहां पर जब कपड़े पसंद करती तो मैं ही उनसे कह देता था कि ये कपड़े का ना कलर अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी पॉकेट में वो पैसा नहीं था। जी कि मैं बिल्कुल। ऐसे करते कपड़ा अच्छा नहीं चलेगा, ये लाला जी ना ज्यादा लूट रहे हैं, चलो किसी और दुकान से देखते हैं। और हम पूरे शहर के ना राउंड लेकर चक्कर लगा के घर खाली हाथ चले जाते। इतनी जिंदगी के स्ट्रगल के दिन था। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का। आप आगे पूछिए मैम, ये मेरी जिंदगी का सफर था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आपने एक बहुत अच्छी-सी बात बता दी है कि परिवर्तन हमें लाइफ पे करते ही रहना चाहिए। अगर हम नहीं भी करेंगे ना, तो प्रकृति हमसे करवा देती है। जैसे यस। आपने बताया कि स्टार्टिंग आपने वीसीआर से किया, क्योंकि पहले वही चलता था। धीरे-धीरे यस। सीडी आई, डीवीडीज़ आई एंड देन पेन ड्राइव आया, तो कहीं न कहीं वो चेंजेज़ हमें करते रहने पड़े। लेकिन उस चेंजेज़ में भी खर्चा किसकी पॉकेट से होता है? हमारी पॉकेट से। अपनी पॉकेट से। जी, बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है कि अगर हम किसी को कूलर बेच रहे हैं, अगर वो खराब हो जाए या ज़रा-सा भी कोई दिक्कत हो जाए, तो क जो क्लाइंट है वो हमारे ऊपर आके बरसने शुरू हो जाता है कि आपने कैसा सामान दिया। तो यस। सर कहीं न कहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है अगर हमें कुछ अपना काम कर रहे होते हैं तो। तो थैंक यू सो मच सर। और एक बात और अच्छा लगा कि शायद एक मोदी केयर ही एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ हम कहते हैं ना हमारी वाइफ़ हमारे साथ होती है। मुझे नहीं लगता शायद किसी और जॉब के प्रोफ़ाइल में या किसी और प्रोफाइल में हम अपनी वाइफ को प्रेज़ करें और उन्हें तारीफ़ करें, तो थैंक यू सो मच सर। सो सर ये तो बताया आपने अपनी पुरानी जॉब्स के बारे में, अपना जो आपका बिज़नेस था, अपनी पुरानी लाइफ के बारे में। तो सर जब ये चल रहा था, जब आपकी दुकान चल रहा था, आप सब कुछ कर रहे थे, अब बच्चे बड़े हो गए, ऑब्वियस है पैसों की ज़रूरत हुई, सब कुछ माइंड में टेंशन होती है। बट सडनली मोदी आपकी लाइफ में कैसे आया सर? उसके बारे में कौन है वो शख्स जो मोदी केयर को आपकी लाइफ में लेके आए, जिन्होंने आपकी लाइफ को एकदम चेंज कर दिया? तो वो कौन-सा पड़ाव था सर आपकी लाइफ का जहाँ मोदी केयर ने दस्तक दी आपकी लाइफ में? जी सर। अ, थैंक यू मैम। मैं आपको इसके बारे में सर का जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस में लेके आए, मैं उससे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बताऊँ। हम सब जब भगवान से किसी चीज़ को माँगते हैं, शिद्दत से माँगते हैं कि आज हम यहाँ पे फँस चुके हैं, तो हमें निकालने का कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए। तो मैं थैंक्स करता हूँ अपनी वाइफ़ का ही कि जब जब मैं परेशान होता था, तो वो एक ही बात बोलती थी, "चिंता मत करो, कभी ना कभी तो हमारे अच्छे दिन आएँगे।" और उन्होंने मुझे हर पल जब ये बात की जब सहारा देती थी, मैं सोचता था मैं इनकी हमारे दिन तो वैसे चल ही रहे हैं खराब, और असलियत में मेरा ना जो बिजली का वीसीआर का जो काम था, इस काम के साथ-साथ में मैंने एक अच्छा और काम कर लिया था। जैसे बीच में लोग आने जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ आती हैं कि आप यहाँ बैठे-बैठे लोगों का पैसा लगवा दोगे, तो आपके पास इतना पैसा आने लगेगा। तो मैम इसके लिए भी मैं थैंक्स करता हूँ परमात्मा का, यहाँ भी मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला था। जैसे कि एक साई प्रसाद कंपनी आई, एक अपने रियल एस्टेट काफ़ी कंपनी आई, जिन लोगों ने मुझे बहुत धोखा दे के मेरी लाइफ़ को खराब करते चले गए। तो मेरी दुकान भी उन लोगों ने खराब कर दी। फिर मैं हार थक के ना सब चीज़ों से बिल्कुल परेशान होने के बावजूद 2015 में मैं दुकान पे दोबारा आया था इकल्ला। छोड़ दिया था मैंने कुछ समय के लिए, मैं समझता था कि मार्केटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है और लोगों का पैसा लगवाते-लगवाते वो कंपनी आज गायब हो चुकी है और मैं बड़ा डिस्टर्ब था। फिर हमने सोचा कि अब तो दुकान ही दोबारा मेरे का सहारा है। तो मैं दुकान में आके बैठा तो मेरा काउंटर वगैरह सारे कुछ बिक चुके थे और मेरे पास जो कबाड़ा बचा हुआ था, पुरानी दुकान का जो कबाड़ा बचा हुआ था, क्योंकि मैं एक बार मेरी जो दुकान है, वो उसी से मेरा मार्केट का जो काम है, मैं उसी से घर को चलाने वाला था। मेरा माइंड ये सेट हो गया था। तो हुआ क्या था कि अब दुकान में तो सामान भी नहीं, तो हुँ, जो कबाड़ा था, उस कबाड़े को मैंने जोड़-जोड़ के दोबारा अपनी दुकान स्टार्ट की और फिर मैं ज़मीन पे बैठ के इस बिज़नेस की शुरुआत की। तो उसी दौरान भगवान के भेजे हुए 2 दूत आए मेरे पास। मैं तो उनको दूत ही मानूँगा, क्योंकि मैं दुखी था अंदर से, बहुत टूट चुका था कि बैठे-बैठे जब मैं अपने काम कर रहा था कि मैंने किया, अब तो सामान भी नहीं रहा, मार्केट भी खत्म हो चुकी है। तो कुछ लोग मेरे से आके दुकान पे पूछने लगे, "अच्छा ये बताओ जीतू कि जो आप पहले कुछ काम करते थे मार्केट में, अब क्या वो दुकान का दोबारा दुकान पे क्यों बैठ गए आके?" मैंने कि आपको पता है मैंने वो बिज़नेस खड़ा कर दिया है और वो खड़ा होने के बाद भी वो बिज़नेस वहाँ पे काम कर रहा है। मैंने सोचा अपनी दुकान को सँभाल लूँ और दोबारा अपना काम चालू कर लूँ। हुँ, मैं अंदर से कुछ और था, बिल्कुल टूटा हुआ था और लोगों को क्या कह रहा था कि मैंने उस बिज़नेस को खड़ा कर दिया, लोग वहाँ काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अपना काम दोबारा स्टार्ट, और मेरे बिल्कुल। पास कुछ था नहीं। उसी दौरान मेरे अमित जी, गौरव जी जब मेरी ज़िंदगी में आए और उन्होंने मुझे जब ये बिज़नेस प्लान समझाया तो मेरी लगभग समझ में नहीं आया था कुछ भी, क्योंकि पहली बार किसी को भी आज समझ में नहीं आता है, कितना ही अच्छा बताते हैं हम। पर फिर भी उन्होंने एक ही बात बोला, "जीतराम जी कोई बात नहीं है, मत करना, पर एक बार अपनी आईडी दे दो मुझे और मैं आपको बैठे-बैठे इस आईडी को" उन्होंने लैपटॉप से लगा दिया था, यानी कि ज़बरदस्ती लगा दिया। मैंने कहा सर मैं काम तो करूँगा नहीं, सीधी बात है, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कुछ भी और मैं बिल्कुल बर्बाद हूँ, मुझे मकान बेचना है पहले, उसके बाद मैं कुछ सोचूँगा।
तो अमित जी ने मेरे से बोला, पीछे कंधे पे हाथ रख के बोला, जीत राम जी मैं आपका बड़ा भाई हूँ और आप मेरे ऊपर एक बार विश्वास करिए, जी। 6 महीने बाद अपनी प्रॉपर्टी बेच देना। आज हम्म। मत बेच दो, 6 महीने बाद बेच देना। अगर आपको मेरे ऊपर 1% भी विश्वास है तो मैं आपको ना एक ऐसी मैम से मिलाता हूँ जो महीने का 60 से 70 लाख रुपए कमाती हैं, और एक बार आप उनसे मिलिए और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो मैंने जी। कहा सर मुझे बताइए कहाँ पे मिलती है मैम? मुझे वो 60-70 लाख रुपए वाली जो बात है ना वो मेरे दिमाग में थोड़ा घर कर गई। मैंने कहा यार पैसे की तो जरूरत है, वैसे भी यहाँ कुछ आ नहीं रहा है दुकान पे। तो सर ने बोला कि आप सेक्टर 16 की मार्केट हर फ्राइडे मैम आती है और वो आपको सिखाएंगे और आप वहां से पैसा कमाना शुरू करेंगे। हम्म। मैंने कहा ठीक, यही मैंने किया। और मैंने मीटिंग को अटेंड किया तो मैम से मिला तो मुझे पॉजिटिव रेंज मिली और मेरे समझ में आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मैम ने कहा जीतम जी आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। उन्होंने मुझे पुश कर दिया और मेरा सोया हुआ शेर अंदर से जगा दिया। और इसी कारण अमित जी, गौरव जी, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं मोदी केयर को कभी जानता नहीं, और हो सकता है आप लोगों से मैं बात भी नहीं करता, क्योंकि होता ही कुछ नहीं। और जब उन्होंने जोड़ तो दिया अमित जी, गौरव जी ने, पर जोड़ के चले गए अब कुलदीप जी के साथ। तो मैं कुलदीप जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कुलदीप जी ने मुझे पल पल साथ दिया। जब अगर मैंने रात को याद किया तो सर ने कभी ये नहीं कहा नहीं, उन्होंने यस किया, हमेशा यस किया। तो इसलिए इस बिजनेस के अंदर जो लाने वाले हैं मेरे अमित जी, गौरव जी, और जो मुझे चलाने वाले हैं मेरे कुलदीप डागर जी, वाह उनका सर, मैं यहाँ बहुत। तक, उनका जी। मेरे ऊपर से कभी ऐसा नहीं उतरेगा। जब मेरे घर में चूल्हा से लगता है तो कुलदीप जी और अमित जी, गौरव जी, ये तीन वो शख्स हैं जिनकी वजह से मेरे घर का आज चूल्हा चलता है, मेरे परिवार की खुशियां आती हैं, मेरे घर के अंदर से जो आवाज आती है वो मेरे उनकी वजह से आती है, वरना मैं इस लायक नहीं था। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बताया कि कैसे मोदी केयर आपकी लाइफ में आया। बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब भगवान की मेहर आपके ऊपर हो जाती है तभी मोदी केयर आपकी लाइफ में आता है। अदरवाइज लाइफ में आता तो है लेकिन समझ में तभी आता है जब भगवान की मर्जी होती है, क्योंकि भगवान उन्हीं को देता है जो काबिल होते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, और बहुत अच्छा लगा आपके इस जर्नी के बारे में जान के कि कैसे आपने स्टार्ट किया मोदी केयर को। सर ये तो चीज समझ में आ गई कि मोदी केयर आपकी लाइफ में आ गया, आईडी भी लग गई, सब कुछ सेट हो गया, आप मोटिवेट भी बहुत हो गए थे मैम से मिलके, उनके 60-70 लाख के चेक को देख के। बट मेरा ये सवाल है सर, क्योंकि सुना है हमने जब हम मोदी केयर में ज्वाइन कर लेते हैं तो जो शुरुआती टाइम होता है, क्या होता था, कैसे, मतलब लोगों की लाइन लग जाती होगी सर आपके घर में, तो लो जी सर जीतराम जी आपने आईडी लगा ली, आपने तो मोदी का स्टार्ट कर दिया, अब हम हमें भी अपने साथ जोड़ लीजिए, ऐसा कुछ होता था सर या कुछ लाइफ स्ट्रगलफुल थी? हाँ थैंक यू मैम। मैं आपको अपना थोड़ा इमोशनल हो गया था, क्योंकि मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं तो मैं खुद ब खुद अंदर से परेशान हो जाता हूँ। इसलिए मैं आपको फिर दोबारा से बताना चाहूंगा कि अगर इतना ही आसान होता तो शायद ये मोदी केयर हमारे आसपास होता ही नहीं। क्योंकि जी। सबसे पहले तो लोग किसके पास जाते हैं? अपने नियर परिवार के पास। तब बिल्कुल मैं सर। अपने परिवार के पास जाता था तो मेरे परिवार में कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो हाई सोसाइटी से अच्छा पैसा कमाते हैं। और जब मैंने उनको मोदी केयर के बारे में चर्चा करता था तो वो लोग कहते थे अच्छा बिजली का काम छोड़ के ये काम करने लगा है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, घर का सामान तो यूज करना, आप यहाँ से यूज कर लीजिए। तो हम्म। लोगों का जवाब हाँ में तो किसी का नहीं होता था। उसके बाद फिर मैं निकला अपने नियर रिश्तेदारों के पास, किसी ने मुझे इस चीज के बारे में सम्मान के रूप में नहीं देखा। उसके बाद में फिर मैं पड़ोसियों के पास, पड़ोसियों से फिर गांव के पास, लगभग जितने भी मेरी सोसाइटी के नजदीक के जो लोग थे उन सब लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि मजाक इसलिए उड़ाना शुरू कर दिया कि जब सुरेखा जी ने सपने दिखाए बड़े बड़े तो मुंह से कुछ बड़ी बड़ी बातें निकलने लगी। और जब बातें निकलने लगती है तो आपको पता है मैम, सब के सब ये मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि किसी ने ये बात सोचा ही नहीं कि लाइफ में वो बड़ा कर सकते, वो बड़ा जी। कर सकते हैं। पर सबके माइंड में एक ही बात आती है, सब लोग ऐसा, ये बड़ी बड़ी बातें करने से लोग डरते थे। तो मेरे पास किसी का भी कोई आधार कार्ड नहीं आता, कोई बात नहीं सुनता। पर मेरे सपना एक ही था कि मैं एमटीएस करता था, मीटिंग में 100% जाना, मीटिंग सेमिनार मुझे 100% करना। अमित जी, गौरव जी की कॉल, एक बार झूठे के भी अगर कॉल आएगी तो मैं सच्चे को उनकी बात को अप्लाई करता था। कभी भी मैं हमारे पास, क्योंकि मेरे पास बाइक थी, बाइक में भी आते टाइम पैसे होते नहीं थे चलाने के लिए, ऐसे ही मेरी गाड़ी खड़ी रहती थी। ट्रेन से सफर करते थे, आधे टाइम किराया होता नहीं था, ऐसे लटक के जाना होता था। और हमने पूरी दोपहरी दोपहरी हमने ट्रेन का सफर करते हुए स्टेशन पर बैठ कर अपनी जिंदगी गुजारते थे। पर सपना एक ही होता था, जब भी हम फरीदाबाद मीटिंग अटेंड करके ओल्ड फरीदाबाद बैठते स्टेशन पे आके, तो बैठ के मजमा लगाते थे, सभी को सिखाते थे, देखो आज मोदी केयर हमने ये सीखा, आज ये सीखा, आज ये सीखा है। तो वहां से हमारी सफर की शुरुआत हुई। वहां लोग हमें देखने लगे, यार हर हफ्ता आता है, कुछ तो है। फिर मेरी आदत थी लोगों को बताना,
ट्रेन में बैठे-बैठे अपने बारे में जानकारी देना, मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर किसी को घुटने में दर्द है, तो मैं तुरंत उसे अभी चला सकता हूँ। उस वो था मेरे पास उस टाइम अपना गुआसा बोर्ड और गुआसा तेल। अच्छा। कितने लोगों से हमने घुटनों में घुटने चलाए, गर्दन का दर्द ठीक किया, उनका बॉडी में बहुत पेन होते थे, उनका हाथ के हाथ ऑन द स्पॉट ठीक करने लगे थे। ऐसा लगता था लोगों को यार ये तो भगवान हो गए। तब लोग मुझे बाहर से आके अजनबी लोगों ने मेरा साथ दिया और अजनबी लोगों की कृपा से ही आज मैं यहाँ तक हूँ। मेरे परिवार के लोग तो अब सोचते हैं, हल्की-फुल्की करते थे इधर-उधर से। जब मेरा विदेश का टूर ऐसी-वैसी बातें आने लगी तो लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ, ये कुछ कर रहा है। मज़ाक जी। उड़ाते थे, इतना मज़ाक उड़ाते थे कि मुझे ही पता है, पर मेरे समझ में एक ही आती थी कि मैं इनका चैलेंज कबूल करता हूँ। मैं इनको कुछ न कुछ करके दिखाऊँगा क्योंकि मैं कभी भी हारा नहीं, थका नहीं, मेरे पास जुनून था मेरे बच्चों के सपने पूरे करने का। मेरे पास जुनून था मैंने अपनी वाइफ़ को जब बाज़ार का राउंड चक्कर कटवा के लाता था घर पे, तो उसका जुनून था कि एक दिन ऐसा लेके आऊँगा कि सामान वो खरीदे और बिल मैं पे करूँ और कभी मैं दुकानदार से जरहबाजी ना लगाऊँ कि कितना महँगा, कितना सस्ता। ये मेरा सपना था। इसी सपने के कारण मैं इस पे जीता हूँ और आज भी यही करता हूँ, आगे भी यही करूँगा। आप पूछिए मैम? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कहीं न कहीं जो हमारे माइंड में रहता है ना कि मोदी केयर में सिर्फ आईडी लगाने से हम सक्सेस हो जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो ये हमारे माइंड में रहता है कि नहीं हमारे साथ ही ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारे जो सीनियर्स हैं उनको तो बहुत आसानी से सब कुछ मिल गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सर की बातों से इतना तो पता चल गया है कि जो आज हमारे साथ हो रहा है, वो सबके साथ हुआ है। ये एक प्रोसेस है कि लोग नेगेटिव करेंगे। जो रिलेटिव्स हैं मे बी वो आपका साथ ना दें, शायद जो जिसको आप जानते भी ना हो, वो आपका साथ दे दे। और बिल्कुल वही एक मिसाल पेश की है सर ने, अपनों ने तो साथ नहीं दिया लेकिन गैरों ने साथ दे के सर को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो थैंक यू सो मच सर। सर अब एक सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा है, जैसे आपने बोला कि लोग नेगेटिव कर देते थे, मज़ाक बनाते थे और बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे, तो सर कैसे आप अपने आप को पॉज़िटिव रखते थे? मोटिवेशन कैसे मिलती थी? क्योंकि सर ये बिज़नेस में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, तो क्या ऐसा होता था जिससे आप मोटिवेट होते थे? जी सर। अ, इसके लिए मैं मैम आपको दोबारा से फिर वहीं पे थोड़ा लेकर चलता हूँ क्योंकि मेरी हिस्ट्री हमेशा ना शेर वाली कहानी मैं जो पढ़ता था, सुनता था वही है। अगर जब शेर को अगर लोग कहते हैं पीछे हट रहा है, पीछे नहीं हट रहा, पीछे हट के अगर वो 5 कदम पीछे हट रहा है तो अगली जंप बहुत बड़ी होने वाली है। क्योंकि मेरा हमेशा सपना बड़ा होता था। कि जब मैं पीछे हटता था, जब मुझे लोग नेगेटिव करते थे, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आती थी, कोई बात नहीं है दोस्त, मैं दुकान में भी तो खाली बैठा रहता था, तो सुबह भी शाम तक मैं लोगों से वही बात करता था, तो मेरा क्या कोई सामान लेता, कोई नहीं लेता, कोई करता, कोई नहीं करता। तो समझ में ये आ गया कि मुझे तो डेमो डेली दिखाने हैं। कुछ लोग तो मेरे जो दुकान के आस-पास, जो मेरे मकान में, जो शहर में, जो मेरी छोटी-सी दुकान थी, जो आते थे काम कराने के लिए, तो मैं उन्हें आते ही ना डेमो दिखाता था। अपना डेमो दिखाए बगैर मेरा मन ही नहीं बनता था। तो कुछ लोग कहते थे कि जीतू ना बिल्कुल बेवकूफ़ हो गया, आते कुछ और काम के लिए और बता देता कुछ और काम। तो मुझे विश्वास था कि ये लोग आज नहीं तो कल, अगर मेरा एक पेस्ट भी लेंगे तो मुझे पता मेरा व्यापार आगे बढ़ेगा। मैं पेस्ट को ना कभी सेल्समैन समझ कर कभी मैंने नहीं बेचा, क्योंकि मुझे पता मेरा पेस्ट मेरी ज़िंदगी चमकाएगा, उसके दाँत चमकेंगे, मेरी ज़िंदगी चमकेगी। जब उसकी समझ में कुछ आएगा तो करेगा। जी। हाँ, ये चलेगा कि मैं नेगेटिव होता इतना नेगेटिव होता था कि मुझे ही पता है कि मैं अपनी लाइफ में कभी-कभी ये सोचता था कि यार जीतू अब तक भी आप यही काम करते रहोगे, सीखोगे फिर करोगे, सीखोगे फिर करोगे। पर यहाँ पे जब मैं मायूस होता था तो सबसे पहले मैं अपने अपलाइन के पास कॉल करता था कि सर हमने ने अब फिर काम गलत चुन लिया है। तो वो कहते थे नहीं जीतराम जी, ये अभी हमारी शुरुआत है। देखना आप एक दिन बहुत बड़े बनोगे, देखना आप एक दिन बहुत बड़े बनोगे। जब वो मेरे कंधे पे हाथ रख के ये बात कहते थे मुझे वो दिन अब भी याद आता है कि मेरे परिवार में मेरे किसी बड़े भाई ने आज तक मेरे कंधे पे हाथ रख के ये नहीं कहा कि मैं हूँ ना आपके साथ। हुँ। जब अमित ये बात मेरे से बोलते थे मैं हूँ ना आपके साथ, तो मेरी ज़िंदगी में ना एकदम हलचल सी मचती थी, बहुत बड़ा तूफ़ान। यानी कि ज़िंदगी में कोई आया अजनबी साया लेके मेरी ज़िंदगी में, तो मैं उसे ना बहुत दिल से लाइक करता हूँ, उनके श्री चरणों में मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ अपने सर के लिए, कि जब मैं मायूस होता तो मैं अपने अपलाइन को कॉल करता था। वो जी। मुझे बार-बार मुझे पॉज़िटिव करते थे। मुझे नहीं पता उनके पास क्या होगा, क्या नहीं होगा, पर उनके पास एक बेहतरीन शब्द था कि मैं हूँ ना आपके साथ, तो आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूँगा, जब तक नहीं छोड़ूँगा जब तक आपके सारे सपने पूरे नहीं होंगे। तो सर मैं मायूस होने का तो सभी का बनता है, लोग बहुत कामयाब होते-होते कई बार हाथ में आती-आती अचीवमेंट को छोड़ देते हैं। तो जी। अब मेरे परिवार के अंदर जब मैं सब शुरुआत थी मेरी, तो हम ज़्यादातर हम संतोष नायर के दीवाने हैं। जो हमारे असलियत में मोटिवेटर हैं, तो मैं उन्हीं की ज़्यादातर हम वीडियो, ऑडियो सुनते थे, तो मेरे सब बच्चे घर पे कहते थे, "देखो हमारे पापा पता नहीं क्या सुनते हैं, लिस्ट बना के, लिस्ट बना के, लिस्ट बना के, लिस्ट बना" वो सब शब्द बोलता था एक ही बार में,
तो मेरे ना बच्चे थोड़े नाराज हो जाते थे। अब मेरे बच्चों को पता लगा कि ये संतोष नायर बोलता क्या है। आज मेरी पूरी फैमिली, मेरी तीनों बेटियां, मेरी वाइफ, मैं हूं या ना हूं, पर वो संतोष नायर के दीवाने हो गए हैं। वो हमेशा पॉजिटिव माहौल में रहते हैं। जब पॉजिटिव माहौल होता है तो सीधी सी बात है, मेरे अंदर नेगेटिविटी का कोई विचार आता ही नहीं है। तो जब बच्चों ने जो जो चीज डिमांड रखते हैं उनके पास वो सारी चीजें आती है। अब मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं होता। मुझे पता है एक ना एक दिन हम इतिहास पढ़ने वालों में तो होंगे नहीं, पर इतिहास रचने वालों में जरूर होंगे, जिनमें आप लोगों का साथ होगा हमारे साथ। बात है। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी लाइन बोल दी आपने कि हम इतिहास पढ़ने वालों में नहीं होंगे, हम उन लोगों में होंगे जो लोग हमारा इतिहास पढ़ेंगे। वाओ सर, वाओ! बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है और आपने एक चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे, जहाँ इस बिज़नेस में आके हम ज़रा भी नेगेटिव होते हैं या हमारा बिज़नेस जहाँ पे थोड़ा डामाडोल होता है, हम लोग गलती क्या करते हैं, अपलाइन का फ़ोन उठाना ही बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती वो हम करते हैं और बड़ी गलती नहीं होती है। जी, जी, जी। और अच्छी बात बिल्कुल सर, ये चीज़ हमने यहाँ नोटिस किया है कि मोदी केयर में भले ही जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन आपका अपलाइन आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। वो हमेशा आपके साथ एकदम साये की तरह खड़े रहते हैं। हाँ, अगर टाइम हो तो 1 मिनट में एक मैसेज दे सकता हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको एक छोटी-सी कहानी के द्वारा अपलाइन के और डाउनलाइन के बारे में एक छोटा-सा मैसेज देता हूँ। ये कहानी ना असलियत में एक बाप और बेटे की जैसी होती है। जी, मार्केटिंग के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर एक बाप और बेटे के जैसे होती है कि एक बार एक नदी से ना एक बाप और बेटी नदी पार कर रहे थे और बाप ने अपनी बेटी ने क्या नाम है, बेटी ने बाप का हाथ पकड़ रखा था और नदी में बहाव ज़्यादा था। तो गलती से बहाव जब तेज होने लगता है तो क्या है कि हम बहकने लगते हैं। तो बेटी ने बोला कि पापा आप ना मेरा हाथ पकड़ लीजिए, वरना मैं छूट सकती हूँ। तो पिताजी ने बोला नहीं बेटा, आपने पकड़ा तो और मैंने पकड़ा तो बात तो एक ही है। तो बेटी ने एक अच्छे से मुस्कान से एक जवाब दिया कि पिताजी अगर मैं हाथ पकड़ती हूँ और हाथ मेरा हवा के या तूफान के झोंके में शायद मैं डर के छोड़ दूँ तो मैं बह जाऊँगी। अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जान चली जाए भले पर आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो सेम यही एक मार्केटिंग में अपलाइन का डाउनलाइन का साथ होता है कि अगर हम हाथ छोड़ सकते हैं पर अपलाइन कभी भी गलती से अब मेरा हाथ नहीं छोड़ सकता। ये बिल्कुल अटल सच बात। थैंक बिल्कुल, यू। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बहुत 100 आने सत्य वचन कहे हैं आपने कि बिल्कुल अपलाइन किसी भी कीमत में हमारा हाथ नहीं छोड़ता, बशर्ते हम छुड़वाने की कोशिश भी करेंगे, वो फिर भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक वो हमें हमारे उस सपने तक नहीं मिला देते, जो सपना लेके हम इस बिज़नेस में आए होते हैं। थैंक सर, इतना केयर में आके सपने भी बहुत देखे होंगे आपने। तो सर, मोदी केयर में आने के बाद अचीवमेंट्स आपने क्या-क्या हासिल किया आपने मोदी केयर से, उनके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। जी सर। अ, वैसे मैम वॉइस आपकी कम हो चुकी है, थोड़ी कम ब्रेक ले लेके आई थी, एक बार दोबारा दोहराओगे सब? और सर, अभी मेरी आवाज़ क्लियर है सर? हाँ, कम आ रही है, पता नहीं रास्ते में। ओके, हाँ, बोलिए कोई बात नहीं, कोशिश करता हूँ सुनने की। ओके। सर, अचीवमेंट्स आपकी जानना चाहेंगे, मोदी केयर से आपने क्या-क्या अचीव किया है? मैम मैं आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा मोदी केयर से अचीव जो मैंने किया है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ से मान और सम्मान जो अचीव किया, सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए सबसे बढ़िया यही बात है, जो मान-सम्मान जो मुझे मोदी केयर से मिला, वो कहीं भी किसी भी रास्ते में नहीं मिला था। जी, यहाँ से जो मेरे पर्सनल जो ग्रोथ हुई है वो मोदी केयर से ही हुई है, वरना मुझे तो कपड़े पहनने भी नहीं आते थे असलियत में, कि पता नहीं कौन-सा कपड़ा किसके साथ मैच करता है, कौन-सा क्या होता है। अमित जी मुझे बार-बार जब मेरा बेल्ट लगाता था तो एक बार ना इधर से बेल्ट की ना वो भी रह गई थी लगानी, बेल्ट ऐसी घूम गई, तो सर ने कहा जीतराम जी एक बार इधर आओ। तो उन्होंने मेरी बेल्ट को जब बदला तो मैंने कहा सर क्या बात है? जब देखो अपने बेल्ट सही नहीं लग रही। तो उन्होंने टाई लगानी सिखाई, उन्होंने कपड़े पहनाने सिखाए। अगर मोदी के नहीं आता तो मुझे पता है कि मैं जैसा गाँव का गँवार एक मिस्त्री था ना, वही रहता। तो सबसे अच्छी बात यही है कि मोदी के अंदर आके मैंने अपनी अचीवमेंट को, अपने पर्सनल ग्रोथ, अपने बच्चों के अंदर माहौल, अपना खुद का माहौल, अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट जो मोदी केयर से मिली है, यही है। अगर रही बात तो आगे आप मुझे जो-जो पूछेंगे मैं वो बताता जाऊँगा आपको कि जो-जो लिया है कि सबसे पहले तो छोटे से चेक से बहुत बड़ा चेक जी अच्छा सर। हुआ है। पर्सनल में आप जिस चीज़ का आप मुझे क्वेश्चन करेंगे मैं वही बताऊँगा क्योंकि मुझे तो समझ में आता है। तो मुझे तो एक क्वेश्चन कई बार लोग कहते हैं चलो वो पीछे रह गई बात, आगे के लिए फिर बताएँगे नोट नोट कर अच्छा। लिया आपने? जी, 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 जी। सर, अचीवमेंट जैसे अगर अब बात आई है पैसों की, क्योंकि ऑब्वियस है अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे लाखों की बात करते हैं। तो क्या सर आपने जो हम स्टार्टिंग में कहते हैं जो हमारे चेक्स होते हैं 100, 100, 200, 300, 500, क्या वो चेक अभी भी उतने ही हैं या उनकी जो कमाई है वो
ऊपर तक पहुंच गई है। तो सर आपके इन चेक्स के बारे में, कहते हैं कि गाड़ी मिलती है मोदी केयर में, कहते हैं कि विदेशों की यात्रा मिलती है गाड़ी मोदी केयर में, क्या ये सब सच है सर? मैम, सच तो इस दुनिया में अगर बोला जाए तो हर चीज सच है, बशर्ते हमें उसके ऊपर बिलीव करना पड़ता है। अगर हम विश्वास करेंगे तो बिल्कुल सच है, अगर विश्वास नहीं करेंगे तो जो कीमती समय है ना वो अपने हाथ से निकलता चला जाता है। जैसे मैंने भी इस चीज के अंदर दिमाग तो लगाया था, क्योंकि मैं कई बार फेल हो चुका था। तो जब सर ने बताया कि यहाँ से घर का सामान सेल्फ यूज करने से आप पैसे कमा सकते हो, आपके घर में पैसे आएंगे, बोनस आएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। पर मैंने कि पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे। मैंने घर पे जब ये बात शेयर की कि मैं एक बिजनेस करने लगा हूँ और मेरे पास ये प्रोडक्ट आ चुका है, तो मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया कि अपनी मैम को, कि मैम उस टाइम परेशान थी। जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसका नाम फ्रेश मूवमेंट है, फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये आया, और इसके आने के साथ साथ में हमारी जिंदगी में कैसे बदलाव हुआ। तो जो चेक आया था वो पहले दिन नहीं आया था, पहले महीने बिल्कुल भी नहीं आया था। खरीदारी जरूर की थी, क्योंकि खरीदारी कितनी की थी, फर्स्ट में मैंने एक पेस्ट खरीदा था, तो कितना चेक आएगा। सैमो कहानी आज मेरे साथ गुजरती है, बहुत लोग मेरे से कहते हैं चेक तो कुछ आया नहीं, तो मुझे भी ऐसे लगा था उस टाइम। तो मैंने कहा सर चेक तो कुछ आया नहीं। मैं थैंक्स अपने राकेश सर के लिए बोलता हूँ, और साथ में हमारे विपुल मित्तल जी होते थे उस टाइम, जो हमारे पलवल से थे, हमारे एएसएम बोल सकते हैं हम सर का। तो उन्होंने जब इस चीज के बारे में जानकारी देते रहे तो समझ में आया कि हाँ, प्रोडक्ट यूज करने से पैसा आता है। मैंने अगले महीने देखा कुछ नहीं आया, उससे अगले महीने देखा कुछ नहीं आया। मैंने किया ये तो सब ना घुमा रहे हैं, इसमें कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं आता। पर जब तक ना घर में पेस्ट हमारा यूज हो चुका था, घर में मैम ने बोला कि पेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, तो मैंने कहा चलो ठीक, इस्तेमाल करते रहेंगे, प्रोडक्ट तो खा ही रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो 6 महीने लगातार कुछ नहीं आया। एक तरफ एक विश्वास था प्रोडक्ट अच्छे हैं, दूसरी तरफ माइंड कर रहा था कि इसमें पैसे आते हैं, पर कुछ नहीं आया। और काम उतना ही करना था, लोगों से बातें करनी, डेमो दिखाना, बातें करनी, वो मेरा जुनून हो गया था। जी। और मजे की बात यह है कि जब चेक आया तो मैं चेक ना पहले लिफाफे में आते थे बंद होके, एमएससी से लाने पड़ते थे, और लाके ना मैंने चेक को खोला नहीं, मैंने सीधा जाके ना अपने लाइफ पार्टनर के हाथ में उस चेक को दे दिया। मैंने कि मैम देखो चेक आया है, बड़ी खुशी की बात है, आज हमारा बिजनेस की शुरुआत हो चुकी है। तो मैम ने कहा कितने रुपए का? मैंने कहा आप खोल के देख लीजिए, मुझे तो पता नहीं कितने रुपए का है। तो मेरी बेटी है, नेहा बेटी है, उसने जाती ना चेक खोल के देखा, मम्मी चेक आया पापा का। तो चेक जब सीधा करके देखा तो चेक देखा 147 रुपए का है। आप अंदाजा लगाइए कि 6 महीने मेहनत करने के बाद जब 147 रुपए का चेक आया तो कितनी खुशियां घर के अंदर आई होंगी। 440 वोल्ट का करंट लग गया सभी को, सबके सब एकदम छटके पड़े। अच्छा ये बिजनेस है आपका, 6 महीने में 147 रुपए, इससे तो बजाय ना अपना वही काम कर ले वो अच्छा है। मैंने की कोई बात नहीं, फिल्म मैंने देखी ना, इसका राइटर मैं ही बनूंगा, चिंता मत करो, डायरेक्टर बन के दिखाएंगे आपको। तो ये चेक फिर डेवलप होने लगा, लोगों को बताने लगा, चेक दिखाने लगा, सब कुछ चेक को मैं सबको दिखाता था। ये चेक आया मेरे मोदी केयर से, उसके अंदर डिटेल आती थी पूरी, कितना काम करने का कितना आया है। तो लोग आने लगे, उसी का चेक का डबल हुआ, फिर उसका डबल हुआ, फिर उसका डबल हुआ। जैसे इसने 5,000 क्रॉस किए तो माइंड में एकदम घंटी से बजने लगी, क्योंकि मैंने बिजली की दुकान में ना कभी 5,000 इकट्ठे करके मैंने कभी गिने नहीं। असली बात यह है कि मैंने मेहनत तो खूब की, लोगों के साथ खूब बिजनेस किया, खूब पैसा लगाया, जितना आता था शाम तक इकट्ठा किया, सवेरे जाके मार्केट में दे देना, फिर उसके पास बैठे बैठे उन्हें क्यों गिनते रहना। मैंने इकट्ठे 5,000 नहीं देखे। मोदी केयर के अंदर आया, 5,000 जब क्रॉस हुआ, माइंड में एकदम बहुत शॉर्ट सर्किट हुआ, और उसके दौरान पता भी लगा था कि मैं किसी चीज को अचीवमेंट कर चुका था। ये भी नहीं पता वो कैसे अचीवमेंट हुआ। राकेश सर ने मुझे बधाई दी जाती है ऑफिस में कि जीतराम जी आपका ना टैबलेट फोन एचपी का, आप एक 20,000 का टैबलेट फोन आपने जीत लिया है। मैंने कहा सर ये कैसे हो गया, मुझे बताओ तो सही, पर आपने इतनी अच्छी मेहनत की है। अब इसका ये पता लग जाए कि इससे मेहनत कहते हैं, तो मैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करता, क्योंकि वो तो मैं खेल खेल में हो गया था। और वो टैबलेट फोन में के बदलाव था, मैंने जब घर पे ला दिया तो बच्चे बहुत खुश हुए। और मैम ने बताया कि जब जब मोदी केयर से जब जब आपका पहला चेक आए, घर में मिठाइयां लेके जाइए, आपका चेक ऑटोमेटिक दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। और मैंने पहले दिन से ही कसम खाई कि जब मेरा मोदी केयर से चेक आता, मैं घर पे मिठाइयां हमेशा लेके जाता, हमेशा लेके जाता हूँ। बच्चों को पता लग जाता है आज मेरे पापा का ना कुछ अच्छा अचीवमेंट हुआ है, मिठाइयां घर में आई है। तो ये है हमारी जिंदगी का। और आप आज की बात करूं तो अंदाजा लगा सकते हो, 6,500 रुपए पर डे आते हैं, काम करो तो भी, काम ना करो तो भी। 6,500, जिसके लिए 6,500 के लिए लोग आज इतना स्ट्रगल करते हैं, पूरे महीने में 6,500 मिलने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। और इस लॉकडाउन में तो हमने बिल्कुल काम नहीं किया, जूम पे बैठे, लोगों के साथ बैठे और बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। अपलाइन सिखाता है ऐसे और नीचे सिखाता है वैसे, और बीच में कमाते पैसे। ये मोदी केयर सिखाता है कि जीने का रास्ता।
तो आज चेक बहुत ही बढ़िया है। और अभी तो मेरा क्राउन डायमंड हुआ है, इसी दीपावली पे आरवीडी बनना है। बड़े मजे की बात है, बहुत ही शॉर्टकट बिजनेस है। आप समझ में आया असलियत में? तो दो से कहते हैं ना, 2 से 5 साल किस चीज का लगाते हैं लोग? 2 से 5 साल सीखने का और सिखाने का लगाते हैं, उसके बाद तो पैसा आपके पीछे चलता है। और बताइए मैम। वाह सर। सर ये तो रही आपकी चेक की बात कि कहाँ 150 रुपए के आसपास का जो चेक था आपका, जो भी 6 महीने के बाद आया था, और आज की डेट पे उसकी जो कमाई है वो 2 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, आपका जो चेक है। बट सर मोदी केयर में हमें कार भी मिलती है, गाड़ियां मिलती है, ऐसा भी हमें सुनाई देता है। तो सर उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कार भी सच में मिलती है या सिर्फ ऊपर ऊपर बात करते हैं? मैम थैंक्स अपने अमित जी, गौरव जी का, जिन्होंने मैं इस बिजनेस को अंदर जब डाला था, तो जब वो प्लानिंग करते ना, गोल गोल छल्ले बना के दिखाते थे कि एक आम आदमी को खास आदमी बनाने के लिए जब उन्होंने प्लानिंग करते थे, तो मैं कह रहा पता नहीं सर, ये आप सच बता रहे हो या झूठ बता रहे हो, पता नहीं सपने की दुनिया दिखा रहे हो, वाकई कार मिलती है। मुझे इस चीज के बारे में कभी बिलीव नहीं था, पर जी। मैंने चलना नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे जब ऑर्डर मिलते थे ना, फरीदाबाद पलवल से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, और तब मैं आने जाने की जो सफर की बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे 3 किलोमीटर दूर है। क्योंकि मेरा सपना था, उन्होंने कार का सपना मेरे माइंड में जगा दिया कि आप तो डायरेक्टर हो ही गए, अब जुड़ते क्रम में अपने 3 डायरेक्टर तैयार कर लीजिए, 3 महीने मेंटेन करा लीजिए, आप कार अचीवर हो जाओगे। अब मुझे ये भी नहीं पता वो बनेंगे कैसे, मैं तो सिर्फ सर के सामने झोली में डाल देता, सर मुझे बताओ आगे क्या करना है, और मुझे उन लोगों से उतनी इतनी बातें करनी थी। तो जब जी। मेरी यहाँ से कार अचीवमेंट आई, तो सर ने बोला जीतराम जी आप कार अचीवर हो गए हैं, और आपका चेक 400 रुपए का आया कार अचीवर होने का। मैंने कि 400 रुपए में सर कार कहाँ आती है फिर? उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, ये 400 रुपए आप जब आपके कार पूल में रहेंगे, आपके गुल्लक में डलते रहेंगे, तो ये 400 रुपए आपको ना कार बिल्कुल फ्री में देंगे। तो फिर माइंड सेट हो गया कि थोड़ा मेहनत तो करनी है, करते रहेंगे। करते 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 ना वो मेरी गाड़ी का पैसा लगभग इतना, कम से कम इतना डाउन पेमेंट के लाख इकट्ठा हो गया था। तो सर ने बोला जीतराम जी कार निकाल लीजिए, बहुत दिन हो गए गाड़ी बाइक चलाते चलाते, और ये आप कार ले लेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा, आपकी टीम बहुत पॉजिटिव होगी, आप सिस्टम को समझ जाओगे, कार मिलती भी है यहाँ से। तो मैंने कहा सर पहले मुझे क्लियर करके दिखाओ चेक कितना कितना पैसा मेरा इकट्ठा हो गया है। तो मैं राकेश सर को पूछा, राकेश सर ने कहा जीतराम जी आपके 80,000 के आसपास आपका चेक इकट्ठा है कार का पुल, आप अपनी कोटेशन बनवा लाओ और अपनी गाड़ी का पैसा ले जाओ, और आपकी गाड़ी आपको मिल जाएगी। मैंने कहा सर गाड़ी तो चलानी भी नहीं आती, पहले तो मैं इसे सीखूंगा उसके बाद चलाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं चलानी तो पड़ेगी। अब मेरे दिमाग में ये बात एकदम जगह करके मैंने जाते ही घर में अपने बच्चों से बोल दिया, पता है मुझे मोदी केयर से कार मिल रही है। अब मैंने जब कार की बात की, तो आपको पता मेरा घर उस टाइम गरीबी की हालत में था, अभी भी गरीबी की हालत में था, आज से 1 साल पहले मेरे पास सिर्फ 2 कमरे थे, और जब अगर कोई नया बंदा आता तो सबके सिर फूटते थे मेरे घर के अंदर घुसते ही, क्योंकि उसका दरवाजा छोटा था। वो तो हमें आदत थी ना नीचे झुक के जाने चलने की, तो हमारा दरवाजा छोटा, और जो मेन गेट था वो बिल्कुल गल चुका था, और उसके अंदर कुत्ते बिल्ली ऐसे जाते थे, मतलब खुला दरबार था। तो सपने बड़े थे, सभी को एक ही बात बोलना था, विदेश भी जाना है, और यहाँ से क्या नाम है कार भी मिलेगी, और देखो इतना पैसा मिलता है, ये बताता तो लोग मेरा मजाक उड़ाते। तो जब मैंने घर पे बोला कार लेके आने है, तो मैं आऊं घर, तो मेरी शायद जूम पे ना मेरी वाइफ बैठी होगी, वो सब हंस रहे होंगे आज की डेट में। तो मेरा बेटा भी बैठा है जूम पे, मेरी बेटी भी है, अंकिता है, छाया है और नेहा है, तीनों के पास अलग अलग मोबाइल है, तीनों के तीनों, और मम्मी के पास बैठे होंगे, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ फिलहाल। तो जब कार का नंबर आया, तो कुछ गांव में ना कुछ सरपंच पार्षद के इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो मैं जी। उनके पास कभी बैठता था, तो मैं उनसे बोलता था मुझे कार मिलेगी, मैं विदेश जाऊंगा यहाँ से, और मेरे पास सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस होगा। तो वो लोग ना वोट के लिए, इलेक्शन के लिए आए थे घर पे वोट मांगने। तो किसी ने पूछा कि इधर चले जाओ, ये लोग और भी अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसी जीतू का घर रहता है, कोई है जीतू का घर? कौन सा है? मुझे जीतू नाम से जानते हैं लोग। तो जी। उन्होंने कहा ये जीतू का घर है। जब कर अच्छा ये जिसके नीचे कुत्ते आर पार जा रहे हैं, यही गेट है इसका जीतू का? वैसे तो कहता है देश विदेश जाऊंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करता है, आज तक इसको अपने घर का दरवाजा तो बना नहीं। तो आपको पता है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, तो जब बच्चों की बात सुनी, तो बच्चों ने आते ही मेरे घर में एंट्री करते एक ही बात बोली कि पापा ये गेट बदलवा दो, कि लोग बाहर के आके ना ताना मारते हैं कि घर में कुत्ते ऐसे घुस रहे हैं, ये कौन सा हम्म। तरीका, कम से कम गेट तो बनवाओ। तो मैंने कहा मैंने बेटा कार आएगी, कार के साइज से गेट बनाएंगे, आप चिंता मत करो, जो कर कार वार आए या ना आए पर गेट बनवा लो। लेकिन नहीं, कार के साइज से गेट बनेगा। तो कार के लिए हमारे कुलदीप जी ने मुझे फोर्स किया, जीतराम जी आओ मेरी गाड़ी में बैठो, चलो कार लेने चलते हैं। तो हमारे शहर में रोहन मोटर्स की एक दुकान और शोरूम है। तो वहां जब गाड़ी के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, सर मुझे ना छोटी गाड़ी चाहिए, अभी चलाने वालानी तो आती नहीं है। तो मैंने
अपनी लाइफ में, क्योंकि बाइक कभी चलाई नहीं ढंग से, जी भर के बाइक मैंने नहीं चलाई अपनी लाइफ में, तो मैंने की कार का खर्चा कहाँ से चलेगा, पर कोई बात नहीं है, जब आ रही है तो ले लेते हैं। अब मैं कार लेने गया तो कार वहां मेरी तैयार करवा दी कुलदीप सर ने, और कुलदीप सर अपनी गाड़ी में बैठकर मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर कॉल करके दूर से मेरे आगे निकल के दूर जाकर खड़े होकर कॉल कर रहे, जीतराम जी आप पहला गियर लगाइए। अब मैं सोचूं कि यार मैं पहला गियर कहाँ से लगाऊं और किधर से लगाऊं, क्योंकि लाइफ में कोई गियर वाली बात ही नहीं थी। बाइक थी, बाइक भी कभी कभी चलाने का मौका मिलता था क्योंकि पैसा खर्च करना पड़ता था। तो मैंने कहा सर गियर कैसे लगाऊं, अगर गियर लगा भी दूं तो चलेगी कैसे, मुझे ये तो बता। जब कहा नहीं नहीं पहला गियर लगाओ। मेरे से कोई गियर वेयर नहीं लगा। मेरी लाइफ बड़ी, उस टाइम मुझे पता है कि एक खुशी और एक तकलीफ एक दुख। अगर मैं नहीं चलाऊं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, चलाऊं तो किसमें लग जाए या पता नहीं। शाम का टाइम था, धुंध सी छाने लगी, तो पीछे से ट्रैफिक जाम होता चला गया। पीछे ट्रैफिक पुलिस के कुछ साथी आए और उन्होंने कहा क्या बात है भाई, गाड़ी क्यों नहीं चलाते। मैंने कहा सर चलानी आती नहीं है। फिर गाड़ी चलानी आती नहीं तो गाड़ी ली क्यों। मैंने कहा सर तेल साबुन का बिजनेस है, मोदी के करता हूँ, जबरदस्ती से गाड़ी मुझे दे दी तो मैं करूँ तो करूँ क्या सर, मुझे बताइए। जब कर कैसे आदमी है यार, कमाल है। मैंने कहा सर आप भी तेल साबुन से नहाओगे तो आपको जबरदस्ती गाड़ी दे दी जाएगी। उसी समय वहां से कुछ नंबर मिले, और अच्छी मजे की बात है कि वो लोग मेरे साथ आज बिजनेस करते हैं। ये हमारी जिंदगी का लोग कहते हैं ना नेगेटिव सोचते हैं हमेशा, अगर ऐसे होगा तो वैसे हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव सोच के देखिए, बहुत कुछ अच्छा होता है। और जब कार, मैंने कुलदीप सर से बोला, मैंने सर मेरे से गाड़ी चलेगी नहीं, तो उसने किसी गेस्ट को बुलाया और मेरी गाड़ी होम डिलीवरी घर तक कराई। रास्ते से हमने कुछ मिठाइयां ली और मिठाइयां लेके उन लोगों के घर तक हमने मिठाइयां रात ही रात में बंटवा दी कि सबके घर लड्डू भिजवाओ और सबसे बोलो मेरे पापा गाड़ी लेके आए, मेरे पापा गाड़ी लेके आए। तो कुछ लोग सवेरे आए, कुछ लोग रात में आए। अब रात में गाड़ी आकर देखने, जब गाड़ी घर पे आई तो बच्चे लोग आए दरवाजे पर, उन्होंने कही देखो लाइट तो हमारे घर के सामने जल रही है कि हमारे पापा गाड़ी लेके आए, किसी और की आई है। अब उसमें मैं उतरा तो गाड़ी में से बच्चों को ना खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने कहा वाह हमारे पापा ने वो करके दिखा दिया जो हमें विश्वास नहीं था। तो जब जी लोग आए तो कहने लगे अरे जीतन ये बता, तूने गाड़ी ले ली, घर की तरफ देख, तेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर तेरे रहने के लिए नहीं है, और तुझे कार लेने की क्या जरूरत थी, पहले घर बनाता। तो मेरे मुंह से ना अचानक ऐसे निकल गया, मैंने बोला कि सर मैं घर नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे हवेली बनाऊंगा। उन्होंने एकदम उसको बोला क्या हवेली बनाएगा, क्या पैसे इतने आ रहे हैं कहीं से, पैसे बनाने वाली मशीन है। मैंने की सर मशीन आजकल हम ही बना रहे हैं। यही मोदी केयर का जलवा था। तो उन लोगों ने कहा ठीक है, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपकी हवेली देखूंगा जरूर। तो ऊपर वाले की मर्जी है कि यहाँ से जो कार मिली उसका भी मेरा सपना पूरा हुआ। उस सपने के साथ साथ मेरे बच्चों की लाइफ अच्छी सेटल होने लगी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बाइक पे चलता था तो 3 बेटियों को मैं बाइक पे बिठाने में शर्मिंदगी महसूस करता था, पर सपना था गाड़ी लेनी है जो बच्चे खुल के बैठे। वाओ सर वाओ। परसेंट मिलती है, सिर्फ विश्वास अपने को जगाना है, अपनी मनस्थिति को बदलना है, परिस्थिति तो अपने आप बदल जाएंगी। बिल्कुल। वाओ और बताइए मैम, जो जो आप मुझे सर। पूछेंगे ना बिल्कुल राइट ही अपने ही जवाब दूंगा, ना कि किसी की बनाई हुई बात होंगी। ये मेरे जीवन का अटल सच है। वाओ सर अमेजिंग, यू आर अ ग्रेट पर्सनालिटी। मींस मतलब आपकी बातें सुन सुन के वो कहते हैं ना रियलिटी, वो एक्चुअल में ये जो आपने वर्ड्स बोले हैं सर कि कैसे लोग ताना मारते हैं गाड़ी लेने, अगर कोई मिडिल क्लास का इंसान गाड़ी की बात करे ना सबसे पहले यही बोलते हैं पहले घर तो बना ले, गाड़ी तो यस क्यों खरीदेंगे, खरीद लेंगे। जी। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि मोदी केयर के पास जो पावर है वो शायद आपके तानों में भी नहीं है। तो थैंक बिल्कुल। यू सो मच सर, आपके अचीवमेंट्स हमें जानने को मिली। सर एक चीज और, जी मैम। यात्रा का भी जिक्र किया जाता है, मोदी देश विदेश भी घुमाया जाता दोबारा बोल रहा हूँ मैम, वॉइस कटी आपकी। है। सर विदेश यात्रा के बारे में पूछ रही हूँ। मैम मुझे सपना था कि कभी जहाज में बैठना है, बच्चों को घुमा के लेके आना। अभी तो मैं अकेला ही यात्रा, विदेश की यात्रा कर पाया हूँ। अब की बार अपने बीवी के साथ में विदेश की यात्रा, उनसे वादा किया है कि कुछ भी हो जाए आपके मेरी, अब मैं उनसे ना पहले डरता था सारे सपने बताने में। अब तो उनसे एक ही बात बोलता हूँ, मेरी अनारकली आपके सारे सपने एक जीतराम जी ही पूरे करेगा। और जब तक इस दुनिया को हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक उनके सारे सपने जीतराम जी पूरे ना करें। हर जगह का हो, एक बार मुंह से बोले तो सही कि उन्हें चाहिए क्या। अगर वो सपने पूरे नहीं किए तो मेरा जीने का ना कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं आया ही उसकी जिंदगी में इसलिए हूँ क्योंकि हमने पढ़ाई के साथ साथ ही लाइफ में सेटल हो गए थे हम। वाओ सर वाओ, यू आर अमेजिंग सर, सीरियसली यू आर अमेजिंग।
सो सर ये जर्नी आपकी सुन के अब बहुत मतलब सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ में बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो कितनी लाजवाब है। तो सर ये तो रही आपकी अचीवमेंट्स, आप विदेश की यात्रा भी कर चुके हैं, कार अचीवर हैं, लाखों की इनकम मोदी केयर से ले रहे हैं, स्ट्रगल आपने अपना बताया है। अब सर ऑब्वियस है सर, लाखों की इनकम आ रही है, गाड़ी हमने ले ली है, लेकिन और भी हमारे टारगेट्स बढ़ जाते हैं, हमारे सपने और बढ़ जाते हैं। तो क्या नया टारगेट मोदी केयर से अब और क्या नेक्स्ट टारगेट सर आपका क्या है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैम सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया था, कार के अलावा ना हमारे यहाँ पे एक सपना और दिखाया जाता है, सपनों का घर। जी जी। सपनों के घर के बारे में भी हमारे यहाँ पे प्लानिंग होती है ना कि लास्ट में आपका ड्रीम होम फंड मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा मोदी केयर से जब मेरा पहले कोई घर नहीं था, और जो मैंने उनसे अंकल जी से बात बोली थी कि मैं आपको घर नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे हवेली बनाऊंगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने अमित जी, गौरव जी का, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिखाया, अपने समीर मोदी जी का, जिन्होंने इस बिजनेस को तैयार किया और हमें एक सद्बुद्धि दी, और हम समय से इसे समझ चुके थे। बहुत अच्छा है, इस समय की बात थी कि जब मेरे पास घर नहीं था तो मुझे सपनों में हमेशा घर दिखता था। और मेरे घर के ऊपर आपने पिछले साल तक हमारे घर में 2 नीम के पेड़ थे, और जब बारिश होती थी उसके पत्ते इतना गंदगी करते थे। और जो मेरे घर के पास में जो बड़ा घर था मेरे बड़े भाई का, उनके बच्चे एक ही बात बोलते थे, देखो ये जो इधर का घर दिखाई दे रहा है ना, ऐसा लगता है बिहारी बिहारी रहते हैं, इनके ना लो कैटेगरी के लोग हैं। वो मेरे से बोला जाता है, मेरे बच्चे एक ही बात बोलते थे, पापा कभी हमारी जिंदगी में घर बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो मैं बोलता था बच्चों से चिंता मत करो, मैं ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें मक्खी लिपटेगी। तो मेरी वाइफ ना चिढ़ के अंदर से बोल देती थी कई बार, हाँ हाँ देखेंगे, कभी बना भी दोगे या कहते ही रहोगे जिंदगी में। मैं इनकी चिंता मत करो। अब की बार जो बारिश गई है पिछले सीजन की, इतनी ज्यादा बारिश हुई कि मेरे घर का ना इतना आंगन में पानी नहीं जितना मेरे घर के अंदर पानी। और रात रात में मेरे तीनों बेटियां अलग अलग अपने कपड़े अपने अपने उसमें ऐसे लेके खड़ी रही कि और जब रात जब गुजर जाएगी तो सवेरे कुछ नया करेंगे। तो उस दिन ना मुझे वो जगह बिल्कुल मेरे दिमाग में इतना झटका लगा कि अगर हम जिंदगी में कर क्यों रहे हैं, कमा क्या रहे हैं, अगर मैंने बच्चों को घर नहीं बनाया। तो उसी दौरान जब मेरे एक अच्छी बात यह और छोटी सी जो मेरे घर में घटना घटी है वो भी शेयर करता हूँ कि मोदी केयर मुझे कब समझ में आया कि आज से 2 साल पहले ना रोड पे एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी से निकल के एक बाइक वाला एक्सीडेंट कर गया था, मेरा पैर खराब हो गया था, एक हाथ खराब हो गया था। लगभग 2 महीने में बेड रेस्ट रहा। और जब बेड रेस्ट रहा तो मेरे नियर परिवार का कोई एक भी आदमी मुझे देखने के लिए नहीं आया। पर मेरे नेटवर्क में मेरे टीम वर्क के 500 से प्लस लोग मेरे घर पे आए, अपनी अपनी गाड़ियां लेके आए। और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे घर आए, क्योंकि मेरा घर उन लोगों के लिए नहीं था। उस टाइम घर दिखाने के लायक में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि छोटा सा घर और सारे घर के अंदर पानी और कीचड़। जब लोग आते थे ना अपने कपड़े ऊपर करके आती थी, अगर लेडीज आती थी वो अपनी सलवार अपना सूट ऊपर करती थी, अपनी साड़ियां ऊपर करती थी, कीच में सम जाते थे मेरे घर के अंदर आते आते। वो कहते थे सर कोई बात नहीं है, एक दिन आपका बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। तो मैं थैंक्स करता हूँ अमित जी को, अपने बिजनेस को और अपने अपलाइन अपने डाउनलाइन हार्टलाइन सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। और ये लोग नहीं होते तो मेरे सपनों का घर बिल्कुल नहीं बनता। इस मोदी केयर से एक 10+2-4 अनपढ़ इंसान जिसकी वैल्यू कोई नहीं लगा सकता था, आज 35 लाख का घर तैयार कर रहा हूँ मोदी केयर से। उस वाओ गांव सर। में, जिस गांव के अंदर कोई नहीं कह सकता था, और मेरे घर जैसा घर मेरे पड़ोस में किसी का भी नहीं है। अभी भी आज मेरे मिस्त्री निकल के गए हैं जो पीओपीओ का काम कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जो भी लोग मेरे घर काम करने आते हैं वो एक ही बात पूछते कि आप करते क्या। मैं नहाता हूँ, नहलाता हूँ, लोगों को बताता हूँ और पैसे कमाता हूँ, उनको पैसे कमाने सिखाता हूँ। क्या आप भी एक ऐसा घर बनाना चाहोगे? क्या आपको अपनी जिंदगी में गाड़ी चाहिए? बस वो मेरे घर से जाएगा, जब वो एंट्री करेगा आईडी लगाएगा और बिजनेस करेगा। अब कितने लोग अभी और बच रहे हैं, अभी कलर करने वाले आएगा, टाइल बिछाने वाले आएंगे, गेट लगाने वाले आएंगे। मेरे पास प्रोस्पेक्टन की लाइन लगी हुई है। मैं बड़ा खुश हूँ, लॉकडाउन के अंदर घर भी बना रहा हूँ और घर से ही लोगों से बिजनेस ले रहा हूँ। वाओ सर, वाओ मीन्स मेरे पे वर्ड्स नहीं है सर। और आज का सेशन लाइक मुझे नहीं लगता कि आज के जैसा सेशन शायद कभी हुआ होगा। यू आर अमेजिंग सर, अमेजिंग। सो सर थैंक यू सो मच। और इतने सारे अचीवमेंट्स, इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने अपने अपने करियर की आपने हमें बताई। तो सर बिल्कुल जो मैंने आपसे पूछा था टारगेट, सर नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है, एक बार उसके बारे में भी जान लेते हैं। नेक्स्ट टारगेट है दीदी, मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है, अभी तक मेरी गाड़ियां आई हैं 16। मेरे ग्रुप में 16, वो भी सबकी सब लेडीज हैं। सभी मेरी बहन बहन है, सबकी ज्यादातर सबके सब ने अपने अपने जो सपने बुने थे, सबके घर में ज्यादातर गाड़ियां आ चुकी हैं। जिनमें कई बहनों के मैं नाम लेना चाहूँ तो जैसे पूजा बहन जी है, अपना बबीता बहन जी है, हमारी मंजू बहन जी है, जिन्होंने अभी अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट की है। और इधर से हमारे परशुराम जी हैं, नंद किशोर जी हैं, अजय, बहुत हमारे साथी हैं जो
मेरे ग्रुप में 16 गाड़ी ले चुके हैं। और जो मेरी नेक्स्ट गाड़ी है जो अगस्त में आ रही है, वो टॉप मॉडल ओरा गाड़ी, जो मैं दूसरी गाड़ी ले रहा हूँ अपनी लाइफ में। अपने बच्चों की चॉइस है कि अब की बार हम तो बड़ी गाड़ी लेंगे, छोटी गाड़ी है। अगस्त जब जाएगा, जब मैं यहाँ से अपनी गाड़ी ले लूंगा। और इसी साल के अंदर मुझे 101 गाड़ी अपनी टीम में देनी ही देनी है। ये मेरा खुद से वादा है, ना कि किसी और से, क्योंकि खुद का वादा किया हुआ इंसान कभी नहीं भूलता। किसी को कहने के बाद भूल सकता है, पर खुद से नहीं भूल सकता। तो 101 गाड़ी का टारगेट है। और इसी साल के अंदर आरबीडी, और अगले साल जो दिवाली आएगी, खुशियों का त्योहार के साथ आएगी, बहुत अच्छी बड़ा बड़ा अचीवमेंट। और मैं अपने हर सपने के लिए अपनी टीम के साथ बराबर लड़ता हूँ, क्योंकि उनके सपने पूरे होंगे तो मेरे सपने पूरे होंगे। क्योंकि अगर वो है तो मैं हूँ, अगर वो नहीं तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो इसी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैं करता हूँ अपने कपिल सर का, जिन्होंने मुझे आज इतना मान सम्मान दिया है, और जिनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हर साथी से एक ही बात कहता हूँ कि दोस्तों, समझ में आए तो भी, समझ में ना आए तो भी, अपनी लाइफ में अगर अपने सपने आपने देखे हैं, तो आपको इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे अच्छी बात, इससे सस्ता फ्री का कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और बताइए मैम। बस थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा आज का, और आपकी हर एक जर्नी को हमने जाना है, और मुझे लगता है आज के जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला होगा। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें अपना टाइम दिया। तो फ्रेंड्स, आज आप मिले हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर जीतराम जी से, और आपने जाना उनकी आज की उनकी जर्नी, कैसे उन्होंने अपने जीरो से हीरो बनने का सफर तय किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और बिल्कुल यार अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ आज के हमारे लीडर, हमारे मेंटोर, जो हमें हर वक्त हमारे लिए सेशन को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। वेलकम करना चाहूंगी आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ हमारे अपकमिंग ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर कपिल सर का। कपिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच रश्मि जी, और थैंक यू जीतराम जी, शानदार सेशन, और मजा आ गया। जब भी जीतराम जी को सुनता हूँ हमेशा दिल खुश हो जाता है। और देखिए कितनी सादगी और सिंपलिसिटी से उन्होंने सारी चीजें बताई, कोई चीज बनावटी नहीं है उनकी पूरी स्टोरी में, क्योंकि उनकी स्टोरी का एक गवाह मैं भी हूँ। हम लोगों ने साथ में मिलकर काफी समय काम किया है। कैलाश कॉलोनी ऑफिस जब शुरू हुआ था तो सुरेखा मैडम ने थर्सडे का दिन चुना था ट्रेनिंग देने के लिए, जिसमें मुझे और जीतराम जी को बुलाया जाता था एवरी थर्सडे। और वहां पे हम दोनों एक दूसरे के बड़े करीब आए, एक दूसरे के बारे में जाना। और जीतराम जी वाकई में एक रोल मॉडल हैं। जैसा उन्होंने बताया अपनी पढ़ाई के बारे में, 10+2-4, और उसके बावजूद 2 लाख रुपए कमाते। और जीतराम जी की टीम में मैं जानता हूं, बहुत लोगों से मिला हुआ हूं, जो डॉक्टर हैं, जो वकील हैं, जो इंजीनियर हैं, और वो जीतराम जी को सर बोलते हैं। और देखिए नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है। अमित जी का मैसेज आया मेरे पास कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है जो जीतू को जीतराम बना देता है। तो बिल्कुल सही, और बहुत सारे मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, और हम और भी मैसेज लेंगे। आप भी जीतराम जी के बारे में कुछ भी कहना चाह रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, बता सकते हैं। पर जीतराम जी, हम एक बार अगर आपकी लाइफ पार्टनर, जैसा आप लाइफ पार्टनर बता रहे हैं बार बार, तो लाइफ पार्टनर अगर स्क्रीन पे हैं और आपके बच्चे हैं तो एक बार जरूर मिलना चाहेंगे और उनसे बात करना चाहेंगे। तो मुझे अगर नाम बता दें किस नाम से ज्वाइन है, तो एक बार उनको अनम्यूट कर देंगे अगर वो अवेलेबल है तो। छाया होगी सर, और अंकित के नाम छाया ठाकुर है। छाया ठाकुर सर, छाया ठाकुर के नाम से। हाँ, छाया ठाकुर के नाम से। चलिए छाया जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। उनकी मम्मा भी साथ में होगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। वीडियो ऑन कराओ बेटा, वीडियो ऑन करो। पापा हम ऊपर छत पे बैठे हुए हैं क्योंकि ना अंधेरा हुआ है, वहाँ पे लाइट नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, कैसे भी करके ना रोशनी करो, अपनी मम्मा को दिखाओ और अपने बारे में बताओ, क्योंकि सर को ये महसूस हो। अपने घर के बारे में बताओ, कैसी छत, हमारा कैसा मकान मोदी कैसे बनाए। हाँ पापा, आपने जो भी बताया बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको इतने सारे लोग सुन रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल ना हीरो बन चुके हो। और पापा मम्मा नीचे है, अंकित के फोन से अंकल अनम्यूट कर देंगे। हाँ, मैं कर देता हूँ। अंकित ठाकुर मैंने अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू सर, पापा को इतना मान सम्मान और सब कुछ देने के लिए।
हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लाइफ में सब कुछ मिल गया है। क्या थैंक बात। यू सो मच। अंकित जी को भी अनम्यूट कर दिया मैंने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सर कपिल सर, आपका मैं एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरी वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत बहुत अच्छा, ओके, ठीक है, मैं परमिशन देता हूँ। ये एक सेकेंड। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर आप 1 मिनट में आपको को होस्ट बना रहा हूँ, उसके बाद आप अपने आप वीडियो ऑन कर पाएंगे। जी सर, कर लीजिए एक बार। जी थैंक यू सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने आपको बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था आपको देखने का, बहुत दिनों बाद आप मुझे देखने के लिए मिले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं बहुत मतलब उस टाइम छोटा था, आज से 5 साल पहले, तो मैंने आपको देखता था, आपकी मीटिंग में आता था, और मुझे उस टाइम ना बहुत अच्छे से पता चला। और देखो मेरी मम्मा भी मेरे साथ बैठी हुई हैं, और आज हम उसी नए घर में बैठे हुए हैं, और आज बहुत अच्छा लग रहा है। और सर जब हम एक टाइम पे ना, मैं आया था पापा जी के साथ में, तो उस टाइम आपकी मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग सेशन जैसे खत्म हुआ तो बाहर एक लेडी आई थी, मुझे आज याद है। और उस टाइम पापा ने बोला, उससे पापा से आगे बोल रही थी, सर आपने मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दो। तो पापा कह रहे थे मेरे कान में कि अंकित ये ऑटोग्राफ क्या होता है, क्योंकि आप एक अंदाजा लगा सकते हैं जो 8वीं फेल इंसान है वो क्या, उसे क्या पता कि ऑटोग्राफ क्या होता है। तो पापा ने चुपके से बोला कि ऑटोग्राफ होता क्या है। तो मैंने बोला पापा ऐसे ही ना अपना नाम लिख दो, बस जैसे भी आता हुआ आप पे उनका नाम पूछ के इनका नाम लिख दो। जब कहते हैं कि सर मैं ना अपना मेरे लो पेपर पापा ने पेपर पे जैसे टूटे फूटे शब्दों में लिख दिया। तो उसके बाद वो बोलती है, सर आप मुझे एक रिक्वेस्ट है, सर आप मुझे हाथ पे लिख दोगे। तो पापा ने बोला, बहन जी ऐसे कैसे लिख सकता हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं सर, आप मैं बहुत दूर से आई हूँ। तो सर आप विश्वास नहीं करोगे, वो लेडी बिहार से आई थी, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सर मैं स्पेशली आपकी मीटिंग देखने के लिए बिहार से आई हुई हूँ। तो उस टाइम मुझे पता चला कि मतलब यहाँ पे एक रोल मॉडल और एक मतलब सेलिब्रिटी बनने का भी मौका मिलता है। तो मतलब आप अंदाजा लगाओ कि एक 8वीं फेल इंसान एक सेलिब्रिटी महसूस करता है तो अब कैसा लगता होगा। तो लाइफ तो मतलब सर चेंज हो ही चुकी है सर। बिल्कुल, मुझे और याद है सर इस्कॉन ऑडिटोरियम में जब जीतराम जी ने 600 लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट किया था, तो मैं उस समय ऑडियंस था और मैं नया था बिजनेस में, और मैंने जीतराम जी को देखा। तो एक रोल मॉडल और इंस्पिरेशन का काम मेरे जैसे बहुत सारे नए लोगों के लिए उन्होंने किया होगा, क्योंकि मैं उनसे प्रभावित हुआ था। उस समय में सीनियर डायरेक्टर था जब जीतराम जी को मैंने स्टेज पे देखा था, और उनकी सादगी देख के मुझे लगा, मैं कहा हो सकता है बाकी लोग झूठ बोल रहे हो, पर ये जो व्यक्ति सामने खड़ा है ना, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है। वो पहला ऐसा पल था जब जीतराम जी को के साथ मेरी जान पहचान हुई, और वाकई में मतलब जीतराम जी ना मैन विद गोल्डन हार्ट है, मतलब सोने के दिल वाले इंसान है। जी सर, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले सेशन देख रहा था, तो जैसे पापा ने बात की एक टैबलेट फोन की, तो जस्ट टैबलेट फोन मेरे पीछे रखा हुआ था, तो जस्ट अभी मैं वहां से उठ के आया हूँ, मैं वरना आपको दिखाई देता। आज वो टैबलेट फोन बंद हो चुका क्योंकि बहुत टाइम पहले मिला था। तो आज हम सभी के हाथ में एंड्रॉइड फोन है। उस टाइम वो उस टैबलेट की कीमत बहुत ज्यादा थी, बहुत अच्छा लगता था, इतना बड़ा फोन हाथ में हमने पहली बार देखा था, तो बहुत अच्छा लगा था। हमने सोचा कि यार वाह कितनी अच्छी अचीवमेंट्स है। उसके बाद धीरे धीरे कार वगैरह वगैरह सब आने लगी। फिर उसके बाद मैं सर बताऊं तो 5 साल पहले मैं खुद अपने पापा के साथ मतलब काम करता था दुकान पे। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था, मैं 9th क्लास में पढ़ता था उस टाइम पे। तो मैं पापा से ना देखता था, पापा ना ऐसे कूलर बनाते थे। तो एक बार ना थोड़ा सा सर मैं बता सकता हूँ अगर टाइम हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर तो उस टाइम ना पापा वर्क कर रहे थे, तो हाथ में ना ऐसे हथौड़ा होता है ना, स्लिप करके हथौड़ा हाथ में लगा, तो उंगली ना बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। तो मैंने उस टाइम में बहुत रोया भी था पापा को देख के। तो पापा को ना बिल्कुल दर्द नहीं हुआ उस टाइम। मैंने बोला पापा दर्द हो रहा है, तो पापा कहते नहीं दर्द नहीं हो रहा। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि एक इंसान को दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको दिखाई देता कि इसी चीज से मेरी रोजी रोटी चलती है। कि जिस इंसान को दिखता है कि अगर मेरा आज हाथ में लगी तो इससे मेरे पैसे भी आने वाले हैं। तो उस टाइम पापा को दर्द नहीं होता था, बट मुझे दर्द हुआ कि यार लग गई है। मैं उस टाइम पट्टी कर रहा था। और फिर उसके बाद देखा कि पापा ने पुरानी दुकान में से सामान उठा उठा के, मैं कूलर मतलब वो पुरानी मोटर थी उनका, ऐसे वायर काट काट के मैं इकट्ठा करता था। वो पापा मार्केट लेके जाते थे, वो बेच के आते थे, फिर नया वायर लेके आते थे, फिर नई मोटर बनाते। मतलब जर्नी बिल्कुल पुरानी टाइप से शुरू की। पर फिर उस टाइम पापा को लगा कि यार इससे तो खर्चा चलने वाला ही नहीं है, क्योंकि लोग कंपटीशन का जमाना था। मैं खुद महसूस करता हूँ इस चीज को, क्योंकि मैंने वर्क किया था पापा के साथ मिलकर, और आज भी मैं वर्क करता हूँ। और सर आज इतना मतलब मजा आता है कि सर हम आगरा यहाँ से हमारे यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर दूर है।
और लोग शुरुआत में हम गए थे तो बहुत दूर लगता था, बट आज हम जब देखते हैं ना गाड़ी से सफर करते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि सफर कब कट गया। मैं खुद जाता हूँ, आधे रास्ते मैं ड्राइव करता हूँ, आधे रास्ते पापा ड्राइव करते हैं। और तो हमें मतलब अब कोई पूछता ना आगरा कितनी दूर है, तो लोग हमारे यहाँ से ना कभी कभी बस घूमने के लिए जाते हैं आगरा। ऐसा लगता है कि ट्रिप में कभी साल में या 2 साल में एक बार, हम महीने में 4 बार आगरा जाते हैं और हमें बिल्कुल भी दूर नहीं लगता। और सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय आ रहा है, और मतलब पापा के साथ। और एक इंस्पिरेशन और मिलती है लोगों को कि सर, बहुत लोग कहते हैं कि ये कौन है आपके साथ, तो पापा कहते हैं ये मेरा बेटा है। तो लोग ना चाहते इंस्पायर कि यार ये फिर बाप बेटा मिलके काम कर सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। अपनी मम्मी को भी मौका दीजिए बोलने का। अंकित, जी सर। कपिल सर, देखो सर। हाँ जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सुन पा रहे हैं सर मेरी आवाज को? हाँ जी, सुन पा रहे हैं सर, उनके बनाने वाले को जीरो से हीरो बना दिया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है हमारी जिंदगी में। जब से मोदी के आया है हम बहुत ज्यादा खुश हैं। जो सारी चीज हमको देनी ही थी उन्होंने, तो हमें सारी चीज मिल रही है मोदी केयर से। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे मोदी केयर ने हमको आज सारी चीजें हमको जैसे जैसे इन्हें बोलते जाते हैं वैसे वैसे सारी चीज हमको दे रहे हैं। क्योंकि इन्होंने पहले कहा था मैम एक दिन हम गाड़ी में चलाते रहेंगे, तो हमें विश्वास नहीं होता था, गाड़ी में भी चलते हैं। एक दिन इन्होंने कहा था घर नहीं बनाएंगे हवेली बनाएंगे, तो आज हवेली बना दी है इन्होंने। तो सारे लोग ये आसपास के देखते हैं, एक घर नहीं, वाकई में ही जीतराम जी ने ऐसी मेहनत की है जिससे हमें आज सारी खुशी हमारे घर के अंदर आ रही है। जब बाहर के लोग बात कहते हैं कि वाकई में जीतराम जी ने ऐसा करके दिखाया है, जैसे इन्होंने जीरो से जैसे हीरो बने हैं, मुझे इससे बहुत ज्यादा खुशी होती है। एक सारी चीज मुझे इन्होंने दी है जो मुझे चाहिए थी। और अगली बार इन्होंने बोला है कि विदेश यात्रा पर हम दोनों साथ में चलेंगे। तो सर थैंक यू सो मच मोदी के, हमारे गॉड फादर समीर मोदी जी, उनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया और हम सारी खुशी उनसे महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और वाकई में मतलब आपकी जो स्टोरी है ना, वो मैसेज आया मेरे पास कि घूस बम मतलब, और मुझे पूरा मालूम था कि आज की कहानी सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले हैं। ऐसा मुझे सुबह से ही एहसास हो गया था और वो बात बिल्कुल सच निकली। क्योंकि देखिए, एक वैगन आर गाड़ी से अगर कोई व्यक्ति स्विफ्ट डिजायर लेता है तो बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता है, पर एक आदमी जो साइकिल और मोटरसाइकिल चलाते चलाते अपने सपनों की कार ले लेता है, और वो भी तब जब उसको कार चलानी नहीं आती हो और शोरूम के बाहर गाड़ी निकाल के दे दी जाए, तो आप सोच सकते हैं मतलब कि मोदी केयर में कितनी ताकत है। और बहुत सारे मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, और भी मैसेज अगर आप करना चाहें तो जीतराम जी के लिए कर सकते हैं। पूनम जी का मैसेज है, 1 मिनट में कुछ मैसेज ले लेता हूं जो जीतराम जी के लिए है। सर आपके लिए कुछ मैसेज हैं बहुत सारे। पूनम जी कह रहे बहुत ही अच्छा सेशन सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू, इतने ग्रेट लीडर से हम मिल पाए। अच्छा है, थैंक यू मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच। और पुनीत जी कह रहे अंकित की आवाज में जो सक्सेस की खनक है वो बता रही है कि आज ये फैमिली कितनी खुश और प्राउड फील कर रही है। थैंक यू वेरी मच। और रियल स्टोरी मजा आ गया सुन के। यस, जीतराम जी इज रोल मॉडल फॉर मेनी पीपल हु हैव नॉट डन सो मच स्टडी बट वांट टू डू ग्रेट फॉर देयर फैमिली। थैंक यू वेरी मच पुनीत जी, बिल्कुल सही कहा। आई गॉट गूज़बम्प सर, योर स्टोरी इज ट्रूली इंस्पिरेशनल फॉर अस। थैंक यू सो मच। ये रिद्धिमा जी का मैसेज है। और राम जी कह रहे जबरदस्त स्टोरी, हर टचिंग स्टोरी। शेफाली जी कह रहे वंडरफुल प्रेजेंटेशन। जितेंद्र जी कह रहे जबरदस्त जीतराम जी। शेफाली जी कह रही अरे वाह मजा आ गया, वाह सर धन्य हो गया आपको सुन के। हिसार से हेमंत कौशिक जी कह रहे हैं इसके साथ में मैसेज है, जीतराम जी वंडरफुल स्टोरी शेयरिंग विद अमेजिंग ड्रीम्स एंड पावरफुल होस्टिंग। रश्मि जी, यस रश्मि जी बिल्कुल सही। जीतराम जी, यू आर सो वंडरफुल दैट आई कांट स्टॉप बीइंग हैप्पी फॉर यू। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आप इतने शानदार हैं कि आपके लिए बहुत खुश हूँ, और आपकी जो सक्सेस स्टोरी है वो सच में बहुत इंस्पिरेशनल है। थैंक यू सो मच। योर मोटिवेशन विल चेंज आवर लाइव्स, वी विल हैव बीन एबल टू गेट ट्रिमेंडस सक्सेस। थैंक यू वेरी मच मैम इतने अच्छे मैसेज के लिए।
मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, नाम पूरे नहीं आ पा रहे हैं, पर मैसेज है थैंक यू मोदी केयर, शानदार, मजा आ गया। पिंकी त्यागी जी कह रही हैं वंडरफुल सक्सेस और बहुत इमोशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी। संदीप जी कह रहे हैं अमेजिंग स्टोरी एंड हैप्पी फैमिली, सुपर हिट सेशन, मोदी केयर के हीरो हैं। एक मैसेज ये आया है। जीतराम जी थैंक यू सो मच, एक मैसेज ये है। लगातार मैसेज आ रहे हैं। राकेश जी ग्वालियर से मैसेज कर रहे हैं शानदार जानदार व्यक्तित्व मोदी केयर की छाया में जीतराम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे मैसेज मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। रूपवती जी का मैसेज है हार्ट टचिंग। रीता त्यागी जी कह रही है वंडरफुल सेशन, मजा आ गया। और जीतराम जी वाकई में बहुत सारे हम लोग जान पहचान सेशन करते हैं, हर शुक्रवार को करते हैं, पर आज का सेशन रश्मि जी ने बोला आज का सेशन सबसे बेस्ट सेशन लगा। आपकी स्टोरी सुन के मजा आ गया। और लॉकडाउन खुलेगा एक बार, फिर हम एक बार फिर इकट्ठे होंगे और सब लोग एक शानदार सेमिनार करेंगे जिसमें हम आपको एक बार फिर फरीदाबाद में इनवाइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच रश्मि मैम, इतने शानदार तरीके से जीतराम जी के जीवन से परिचय करवाने के लिए। ये जो जो चीजें लोगों को जाननी थी वो सारी बातें आप निकाल पाए। भवि त्यागी जी का मैसेज है बेस्ट सेशन फॉर एवर। विक्रम राज जी का मैसेज है सच्चाई से परिचित कराया सर जी। कौशल्या देवी जी कह रहे हैं वंडरफुल होस्टिंग, और बहुत शानदार मैसेजेस हैं। तो थैंक यू वेरी मच जीतराम सर, थैंक यू अंकित जी एंड फैमिली, और छाया जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अपने परिवार के साथ रहे। और आपका जो ये घर पीछे से दिखाई दे रहा है, वाकई में ये जो घर है ना, ये बड़ी मेहनत से और बड़े उससे बना है। और एक दिन जीतराम जी हमारी टीम आपके घर पे विजिट करना चाहेगी, चाहे टिकट लेके आना पड़े, हम लोग आएंगे आपका घर देखने सभी लोग। आपका घर है, अगर आप इतना मुझे मानते हैं तो सर आपका घर है, उसमें ना आपको समय मांगने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, मैं थोड़ा सा उसे और क्लियर कर लूं। अगर आप लोग आएंगे तो धूल मिट्टी लगेगी, क्योंकि मैंने जो सपना बुनाया है, मेरा सपना कुछ ऐसा है कि जब लोग अंदर एंट्री करेंगे तो जूते चप्पल जाकर बाहर ही उतरेंगे, और जब उनके अंदर पैर जाएंगे तो उनके पैर रास्ते रास्ते में इतने साफ हो जाएंगे कि अंदर जाके बिल्कुल नंगे पैर घूमोगे तो एहसास होगा कि शायद ये हमारी जिंदगी में मोदी केयर इसलिए किया था। बिल्कुल सही सर। पूनम महवर जी कह रही है 10+2 - 4 इज वेरी बेस्ट जीतराम सर जी। ज्योति जी कह रही है अमेजिंग सर, और मजा आया सर आपका घर देख के, आपको सफल देख के। और हमारी शुभकामनाएं हैं जब अगले साल हम एक बार फिर ये सेशन करें तो आप 5 लाख रुपए की इनकम के साथ में हो और अंकित अपने पसंद की कार चलाता हुआ ऑफिस तक पहुंचे। इन्हीं सपनों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को ओवर करने का समय आ गया। हमने यूट्यूब पे सेशन किया, 5 मिनट लेट शुरू हुआ सेशन, पर यूट्यूब लिंक आपके पास आ जाएगा, आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। शुरू के 5 मिनट नहीं है, उसके बाद आपकी स्टोरी यूट्यूब पे आ चुकी है और सभी लोग उस स्टोरी को देखेंगे। तो अगेन थैंक यू जीतराम सर, और सभी लीडर्स जो हमारे साथ बने रहे। 1 घंटे के बाद भी करीब 150 लोग हमारे साथ में अभी भी है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। रश्मि जी थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू जीतराम जी एंड फैमिली, और थैंक यू सभी ऑडियंस का। आज के सेशन को ओवर करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। घर पे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो मुस्कुराहट और जो खुशी जीतराम जी के चेहरे पे और जीतराम जी के परिवार के चेहरे पे है, ऐसी खुशी और मुस्कुराहट आप सभी के चेहरे पे आए। थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू।